इसके स्टडी पॉइंट पे आज आप लोगों के लिए 30 नंबर का जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो सीटेट में पूछा जाता है उसको हम प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिस लगाते हैं और देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, क्योंकि यह आपके लिए अंतिम मौका है, क्योंकि उसके बाद 2025 के बाद आपको है जो सिलेबस में चेंज कर दिया जाएगा। तो आप इस बार अच्छी मौका है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहें और अपना एग्ज़ाम इस बार क्वालिफाई कर लें, अन्यथा आने वाले समय में बहुत डिफ़िकल्ट का सामना करना पड़ेगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अंतर व्यक्तित्व कौशल। अंतर व्यक्तित्व कौशल क्या है? तो अंतर व्यक्तित्व कौशल वह प्रवृत्ति है जो हमारी उस दास्ता को प्रदर्शित करती है जिसके माध्यम से हम दूसरे लोगों से जुड़ते हैं। यह समूह के कौशल की ओर इंगित करता है, अर्थात हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसे कहा जाता है साइकोलॉजिस्ट, यानी दूसरे व्यक्ति जो हमारे पास बैठे होते हैं उसके हाव भाव से हमें उसके व्यक्तित्व का पता चल जाता है। तो अंतर व्यक्तित्व कौशल उसी को कहा जाता है, एक प्रकार से साइकोलॉजिस्ट। दूसरा क्वेश्चन है आपका दिया हुआ कि निम्न में से कौन से कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं। तो देखिए, बच्चों के विकास को निर्धारित और प्रभावित करने का कार्य वंशानुगत भी है, भौतिक वातावरण भी है और सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी है। तो तीनों ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ABC। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्कूल में सीखने के लिए बच्चों की गति, कौशल व समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। ये गलत दिया हुआ है। स्कूल में सीखने के लिए जो बच्चे जाते हैं उसमें से सभी चीज़ सीखते हैं, जैसे कौशल वगैरह सीखते हैं, ये सभी महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें कह रहा है महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये गलत दिया हुआ है। सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है, बिल्कुल नहीं, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। सीखेंगे तभी विकास होगा, स्वतंत्र नहीं है, जुड़ा हुआ है। तो ये भी आपका गलत दिया हुआ है। तो ए और दो दोनों गलत है, इसीलिए ऑप्शन इसमें देखिए किसी में नहीं दिया गया है। और यह जो है माफ़ कीजिएगा, NCERT के द्वारा जो है CBSE के द्वारा एक क्वेश्चन को अमान्य घोषित कर दिया गया था, इसे रद्द कर दिया गया था। तो आप अब से अगर यह क्वेश्चन चला आए तो इसमें दोनों गलत है, दोनों मारिएगा, आपको ऑप्शन देखकर मानना है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन के ओर लिख चलते हैं हम आपको। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथे नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है। तो बच्चों के विकास में है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में है एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित करता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। देखिए, तर्क यहाँ से पकड़ना है क्वेश्चन को, तर्क वितर्क करना बच्चा जो सीख जाता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सीखता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसमें अगर पियाजे की बात को माने तो पियाजे ने 4 प्रकार के दिया था बच्चों से संबंधित अवस्थाएं। उसमें था पहला जो था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था था। उनका कहना था कि बच्चे 4 अवस्था से गुजरता है। पहला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसमें बच्चे की आयु 0 से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। दूसरा बताया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में, माफ़ कीजिएगा, पहला जो होता है संवेदी गामक अवस्था होता है। इसमें जो होता है 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था होती है, इसको काट देंगे। 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था संवेदी गामक अवस्था होता है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। वही तीसरा अवस्था के बारे में बताया था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चे तर्क वितर्क करना शुरू कर देते हैं। और चौथा था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें जो है बच्चे की आयु जो था 11 वर्ष से ऊपर था, 11 वर्ष से ऊपर, और इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से लेके 11 वर्ष। तो इसे भी याद रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से होती है, कैसा होती है। तो वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं, ऑप्शन नंबर 6 का ए हो जाएगा। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। तो यह है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। इसमें कोहल वर्ग ने कहा था कि व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होना चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास की अवस्था में व्यक्ति समाज के नियमों का पालन करता है, ऐसा मानना था कोहल वर्ग का। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में। 8 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है।
8 नंबर में आपसे कहा जा रहा है आपसे लेव वाइगोस्की ने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए लेव वाइगोस्की जो था यह रूस के रहने वाले वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा था कि बच्चों में जो विकास होता है सामाजिक रूप से होता है, बाहरी वातावरण से होता है। तो सामाजिक संस्कृति जहाँ भी आ जाए तो वे आपको लेव वाइगोस्की मारना है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, निम्न में से क्या लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 4, बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए, ऐसा लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में कहा गया था। अगला क्वेश्चन है रोमा जसप्रीत को एक क्रॉस वर्ण पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है। जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर ना हो जाए रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना निम्न में से किसका उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण है आपका पाड़ का। पाड़, अब पाड़ क्या है, पाड़ जो है लेव वाइगोस्की के सिद्धांत से प्रेरित है। पाड़ कहा जाता है एक प्रकार से आप मचान कह सकते हैं, स्केप फोल्डिंग कह सकते हैं। तो ये सभी जो है लेव वाइगोस्की से संबंधित है। इसमें पाड़ का मतलब जान लीजिए कि कोई तत्काल परिस्थिति में किसी को अगर सलाह देता है तो वह पाड़ कहलाता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर में चलते हैं। 11 नंबर आपका कहा जा रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है, बच्चों को नियंत्रित में है जो नहीं रखना चाहिए, ये गलत दिया हुआ है। कह रहा है कि तर्क बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रहे। पूरा नियंत्रण नहीं करना है, बच्चों को छूट भी देनी है। तो ये भी कथन आपका गलत है, इसीलिए ए और आर दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। डैश वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं। तो 12 का आंसर हो जाएगा 4, भाषाई बुद्धि। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमज़ोर व्यवहार मत करो, ऐसा कह रहा है शिक्षक। किसको बढ़ावा देगा शिक्षक। तो शिक्षक बढ़ावा दे रहा है आपका जेंडर रूढ़िवादिता का। आप अगर टीचर हैं, क्लास में चले गए हैं पढ़ाने के लिए, आपका नियुक्ति हो गया है किसी भी राज्य में, तो आप जेंडर रूढ़िवादिता नहीं कर सकते हैं। सभी को समान नज़रिए से देखना होगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 14 नंबर में, निम्न में से कौन सा सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण है। तो 14 में कहा जा रहा है, देख लीजिए, इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों को पृथक्करण व नवीकरण करना है। बिल्कुल नहीं है, ये गलत दिया हुआ है, पृथक्करण नहीं करना है विद्यार्थियों को। कह रहा है यह शिक्षक को अपने शिक्षा शास्त्र में मदद करने में अवसर देता है। ये हो सकता है सभी, ये सही आंसर है। यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है, यह भी सही है। यह डर और चिंता पैदा करके सीखने को बढ़ाता है, ये गलत दिया हुआ है। डराकर और बच्चे को चिंता में डालकर है जो सिखाने की प्रवृत्ति अच्छा नहीं होती है। तो आपका हो गया बी और सी, दोनों आंसर सही है, बी और सी, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 15 नंबर में आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है बजाय कि सूचनाओं के मात्र प्रत्यास्मरण को। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, यह समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में। 16 नंबर में लेके चलते हैं आपको, चलिए देखिए 16 नंबर में कहा जा रहा है आपसे, यहाँ देख लीजिए, वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को चाहिए ऑप्शन नंबर ए, अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। क्योंकि हमारे विद्यालय में जहाँ हम पढ़ते हैं या जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ पर विभिन्न संस्कृति, विभिन्न समुदाय के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनकी संस्कृति को सम्मान करते हुए भी शामिल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है। 17 का आंसर देख लीजिए, 17 का आंसर हो गया सहयोग। देखिए, समावेशी शिक्षा तभी दिया जाएगा, उसे कह सकते हैं जब आपकी क्लास में, वर्ग में सभी बच्चों को एक समान रूप से शिक्षा उपलब्ध हो, तो वह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। उसमें सहयोग की ज़रूरत होती है।
पृथककरण की ज़रूरत नहीं होती है, नकारात्मक भेदभाव नहीं करना है, नामीकरण नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर में, एक शिक्षक को वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्तित्व भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चों को महत्व दिया जाए। देखिए अभी इससे पहले बताए थे व्यक्तित्व भिन्नता को स्वीकारा जाए। सबके अलग अलग व्यक्तित्व होता है, तो सभी के व्यक्तित्व को स्वीकार करना चाहिए विद्यालय में और प्रत्येक बच्चों को महत्व देना चाहिए, चाहे वो जिस समुदाय का बच्चा हो। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में, एक बच्ची के विरुद्ध परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित और क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे सुस्वर पाठन करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। तो बच्ची में किसके लक्षण होने की संभावना है? बात को ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि सभी कुछ में बच्ची एगो ठीक है, लेकिन उसको किताब दे दिया जाता है पढ़ने के लिए तो वो पढ़ नहीं पाती है अच्छा से, तो इसमें उसका क्या लक्षण है? तो देखिए ऐसे प्रवृत्ति के बच्चों में जो होता है लक्षण, उसे आप कह सकते हैं एक विकृति होता है जिसका नाम है आप डिसलेक्सिया। जिस बच्चे में डिसलेक्सिया होगा उसे पढ़ने के लिए दे देंगे तो वह कठिनाई महसूस करेगी, वह नहीं पढ़ पाएगा, तो उसे डिसलेक्सिया के अंतर्गत रखा जाता है उस बच्चे को। उसी प्रकार से अगर लिखने के लिए दिया जाए, बच्चा को लिख नहीं पाता है, सभी कुछ कर रहा है, तो वो डिसग्राफिया से संबंधित होता है। अगर आपको मैथ दे दिए बच्चे को बनाने के लिए, मैथ में परेशानी हो रही है, नहीं बना पा रहा है, तो वह डिसकैलकुलेटिया से ग्रसित बालक है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो देखना है इस संबंधित विकृति से संबंधित, तो इसका वीडियो हम प्रॉपर बना करके दिए हुए हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है रचनात्मकता क्या है? 20 में कह रहा है रचनात्मकता क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाता है 3 इसका सटीक आंसर है। अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता को ही रचनात्मकता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार से देखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर में, आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण क्या है? अभिप्रेरण का मतलब होता है मोटिवेशन, किसी को उत्साहित करना। तो 22 का आंसर आपका हो जाएगा 2 सटीक आंसर है। अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना। जब बच्चे मोटिवेट होते हैं तो अपने अंदर संतुष्टि पाने के लिए वह सीखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर में। 23 नंबर में कहा जा रहा है, देख लीजिए, प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ नकारात्मक संबंध बनाना और उसकी भावनात्मक ज़रूरतों को महत्व देना शामिल है। तो ये हो जाएगा आपका सही है, सकारात्मक संबंध बनाना बच्चों के साथ और भावनात्मक ज़रूरतों को महत्व देना, ये सही है। भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित है दूसरे से, तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है व्याख्या सही करता है ए का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है 23 नंबर के बाद 24 नंबर में लेके चलते हैं आपको। चलिए देखिए 24 नंबर आपसे कहा जा रहा है कि महारत उन्मुखी वर्धिक है, किससे संबंधित है? तो 24 का देख लीजिए, सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, ये सही है आपका। उसके बाद कहता है मानते हैं कि क्षमता स्थिर व अस्थायी होती है, गलत। क्षमता कभी ना तो स्थिर होती है ना अस्थायी होती है, वो जीवन पर्यंत चलते रहता है, क्षमता कभी अस्थायी नहीं होता, तो ये गलत दिया हुआ है। कह रहा है बहुत से आसान लक्ष्य करते हैं, बहुत से क्या करते हैं? आसान लक्ष्य करते हैं या कोई लक्ष्य तय नहीं करते हैं, ये गलत बात दिया हुआ है। आसान लक्ष्य और कोई लक्ष्य नहीं करते हैं, इसका कोई तात्पर्य नहीं होता, ये गलत है। अपने सीखने के सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं, ये बिल्कुल सही है। जब आप सीखते हैं तो दूसरे की मदद भी लेते हैं और सहायता भी करते हैं, तो आपका ए और डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर में है, आप देख लें। 25 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने पर क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगर आपके विद्यालय में आप क्लास ले रहे हैं और बच्चे आपसे खड़े होकर प्रश्न पूछ दिया तो आप उसे डांट नहीं सकते हैं, इससे उसे नकारात्मक भाव उत्पन्न होगा।
जब वो प्रश्न पूछ रहा है तो उसे और प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना, पूछने की अनुमति देनी चाहिए ताकि उसकी आशंकाओं को मिटाया जा सके, उसके भय को मिटाया जा सके। अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ 26 नंबर में। 26 नंबर में कहा जा रहा है कि विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक, ऑप्शन नंबर 4 सही सटीक आंसर है, खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। जब बच्चों को आप प्रभावी तरीके से खोज विधि से आप सिखाते हैं, अधिगम माने सीखना होता है, तो वो बेहतर तरीके से सीखता है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर में है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान सृजन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह उदाहरण है। यह उदाहरण किसका है? तो यह जो उदाहरण है आपका दिया हुआ 27 का देख लें आप, कथन कारण करके दिया हुआ है थोड़ा सा यहाँ पर। 27 का ABC करके दिया हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ से फिर आइए क्वेश्चन में 27 नंबर में, चलिए देखिए। इसमें आपको पढ़ना होगा, कथन कारक वाला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा ताकि आप आंसर को बेहतर तरीके से समझकर उत्तर दें। चलिए देखिए, पहला कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा का जिसमें बच्चों के करके सीखने का अवसर उनकी सक्रिय भागीदारी होता है, तो ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है कि परंपरागत कक्षा का जिसमें से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की सक्रिय भागीदारी होती है, ये आपका गलत है। और एक ऐसी कक्षा जिसमें से शिक्षक किताबी ज्ञान से अलग हटकर बाल केंद्रित विधियों से अधिगम कराने का महत्व देता है, तो ये आपका सही है। आपका A और C दोनों सही है। A और C आपका सही हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए आप A और C कहाँ है, हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा सा। चलिए देखिए, हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा। चलिए देखिए, यहाँ पर आपका दिया हुआ है 27 नंबर में हम लेके चले थे आपको, थोड़ा जुड़े रहेंगे हमारे साथ। चलिए देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लेके चले थे आपको। चलिए देखिए, यहाँ पर A और C था, हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा। हमारे साथ बने रहेंगे। थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा 2 मिनट टाइम लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। चलिए देखिए, चलिए 28 नंबर का आपका हो गया था A वाला, A और C दोनों सही था। A और C इसका सही आंसर था। चलिए देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन में आपका कहा जा रहा है अभिकथन शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी, हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा, किसी भी तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। 28 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, नहीं करना चाहिए, तो ये आपका गलत दिया हुआ है। तर्क कह रहा है कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते हैं, गलत दिया हुआ है। सामाजिक और संस्कृति से ही बालक है जो सीखते हैं, तो ये कह रहा है भूमिका नहीं निभाते हैं, गलत। दोनों आपका गलत दिया हुआ है, तो ए आपका डी हो जाएगा आंसर। ए और आर दोनों गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर में, छात्रों के बीच गहरी